नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए बम धमाके में जिस आतंकी ने खुद को उड़ा लिया था, उसके बारे में कुछ जानकारियां बाहर आ रही हैं और वो जानकारियां निश्चित ही चिंतित करने वाली हैं। जिस यूनिवर्सिटी से वो पढ़ा, उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी कुछ ऐसी जानकारियां हैं, जिससे भारत में लगभग हर जगह अब संवेदनशील श्रेणी के अंदर कंसीडर की जानी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से व्हाइट कॉलर टेररिज्म, जिसने दिल्ली देश की राजधानी में इस तरह का आत्मघाती हमला किया, लाल किले के बाहर हुए इस आतंकी हमले में लोगों की जान गई और मरने वाला खुद एक डॉक्टर था और उसके सहयोगी भी डॉक्टर थे। इस तरह की डॉक्टरी की जो अभ्यास कर रहा था डॉक्टर जो था, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में था। कुल मिलाकर के देश के अंदर कुछ ऐसा मॉडल दिखाई दिया, जिसकी वजह से हर तरफ से जांच एजेंसीज और जो भी लोग पीड़ित हैं या फिर देश के जितने निवासी हैं, वो इस बात से बड़े ही चिंतित हैं कि ये मॉडल विभिन्न प्रकार से प्रचलित मॉडलों से बहुत अलग था। ऐसे लोग यहां पर इन्वॉल्व थे जिन्हें समाज में पढ़ा लिखा होने के नाते बचा कर रखा जाता था कि ये तो आतंक में क्यों ही इन्वॉल्व होंगे, इन्हें क्या ही लालच होगा। लालच ही आतंक का सबसे ज़रूरतमान मतलब कोई भी व्यक्ति अगर आतंकी बन रहा है या फिर कोई इसको ऐसी फाइनेंशियल स्थिति खराब है जिसके चलते उसने आतंक का रास्ता अपना लिया, ब्रेन वॉश उसका हो गया और वो जान देने को तैयार हो गया, ऐसा सामान्यतः माना जाता था। लेकिन इस बार जो हुआ वो बिल्कुल अलग था। जो लोग यहाँ पर आतंकी हमलों में गिरफ्तार हुए हैं और जिसने अपने आप को उड़ा लिया है, वो व्यक्ति एक प्रोफेशनल डॉक्टर था, अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहा था। और अब तो जानकारी ये मिल रही है कि इस यूनिवर्सिटी में कई लोग गायब हैं और जो गायब हैं वो शायद इसके मरने के बाद से, जिस दिन ये मरा उस दिन से लगातार जो जांच एजेंसी सक्रिय हुई ढूंढने के लिए इससे कनेक्टेड लोगों को, लोग वहां से निकल लिए। आज की रिपोर्ट के अनुसार जांच एजेंसीज के रडार पर 200 से अधिक लोग हैं और ये नंबर बढ़ भी सकता है, क्योंकि इस दिशा में सामान्यतया नहीं सोचा जाता है। आप में से कुछ लोग ओसामा का उदाहरण जरूर दे सकते हैं, लेकिन वो एक आध उदाहरण है। इसके जो उदाहरण हैं, ये तो बड़े उदाहरणों में कंसीडर किया जा रहा है और 10 मिसिंग फ्रॉम अल फलाह यूनिवर्सिटी ये हेडलाइन बन रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को भी गिरफ्तार किया गया है और उस चेयरमैन से जांच के अंदर पता चलता है कि उसने काफी सारी अवैध तरीके से रकम इकट्ठी की हुई थी। अब वो जांच के रडार पर है, ईडी, एनआईए तमाम उसके साथ पूछताछ कर रही हैं। 10 लोग ऐसे हैं जिनके फ़ोन बंद आ रहे हैं जाँच के अंदर, वो अभी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ गए हैं। एनआईए ने जब जाँच की तो पता चला कि ये व्यक्ति, जो उमर नबी नाम का जो व्यक्ति था जिसने सुसाइड बॉम्बर बन के खुद को उड़ा लिया था, ये वीडियोज़ बना-बना कर लोगों को भेजा करता था और वीडियोज़ में ये लोगों को आत्मघाती हमलों के अंदर खुद को मरने के लिए प्रेरित किया करता था। मतलब उनको ये फ़ियादीनी बना रहा था, इस तरह के मोटिवेशनल भाषण दे रहा था। हमने वीडियो इसका ट्विटर पे भी डाला, लेकिन बाद में आईबी मिनिस्ट्री की तरफ से उसके ऊपर फिर प्रोटोकॉल आया। हमने वो वीडियो हटाया। ये व्यक्ति ब्रेन वॉश करने के लिए इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से बढ़िया अंग्रेजी बतियाते हुए लोगों को वीडियो भेज रहा था, जिसमें ये बताता था कि आत्मघाती हमला बुरी बात नहीं होती है। ये लोगों का इस हद तक ब्रेन वॉश कर रहा था। खुद ब्रेन वॉश्ड था, तभी जाकर के खुद आई-20 के साथ ही मर गया। लेकिन औरों को भी ये बरगला रहा था। इसका मतलब इसके साथ अभी और भी ऐसे लोग हैं, जो स्लीपर सेल बन कर के कहीं न कहीं हमारे ही समाज के भीतर रह रहे हैं और वो इससे इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हैं। उन लोगों की भी अब तलाश की जा रही है। जाँच एजेंसीज़ बहुत ही अच्छे स्तर पर इस विषय की जाँच कर रही हैं। जाँच में एक बात और निकल कर आई कि ये व्यक्ति कुछ समय पहले पुलवामा गया था, कश्मीर गया था और वहाँ जाकर अपने भाई को एक और फ़ोन देकर आया था और उस फ़ोन के बारे में कहा था, अगर मेरे बारे में कोई सूचना ना आए तो इस फ़ोन को तालाब में फेंक देना। जाँच एजेंसीज़ जब घर पहुँची तो उस फ़ोन को घरवालों से पूछताछ हुई। शुरुआत में तो घरवालों ने नहीं बताया। इसके भाई से जब सख्ती से पूछताछ हुई तब इसने बताया कि हाँ, वो एक फ़ोन देकर गया था, वो फ़ोन तालाब में फेंक दिया। जाँच एजेंसीज़ ने उस फ़ोन को तालाब से बाहर निकाला और उसको रिकवर किया, हालाँकि बहुत सी चीज़ें गायब हो गई थी, तब उसमें से एक वीडियो निकल कर आया। वही वीडियो था जिससे ये पता चल रहा था कि ये कितने लोगों को वीडियो भेज चुका था और उस वीडियो के अंदर ये लोगों को आत्मघाती हमलों के लिए मोटिवेट कर रहा था। इस तरह से बैठ कर के ये अपने कमरे में बैठ कर के आत्मघाती हमलों के लिए सुसाइड बॉम्बिंग इज़ मिसअंडरस्टूड कांसेप्ट, लोग इसे गलत समझते हैं, ऐसा कह कर के ये बयानबाज़ी करता था। ये सारे कारनामे ये इस यूनिवर्सिटी में बैठकर कर रहा था। अब यहाँ पर सवाल खड़ा इस तरह से हुआ, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर लगे हैं, डॉक्टर लगे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आप पर नज़र सबकी रहती है। काम के दौरान आपके बारे में पता चलता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, बयानबाज़ी क्या है। इस यूनिवर्सिटी ने ऐसी कोई भी बात बाहर नहीं आने दी। जब हुई घटना तो उसके बाद में
और तो और केवल उमर नबी नहीं, इसके अलावा मोहम्मद ये मुजम्मिल, शकील और शाहीन शहीद, इन सब के नाम भी इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, इनके हॉस्टल में रहते हुए पाए गए। शुरुआत में यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हमको हमको इससे कोई जानकारी नहीं है। इसमें भूपेंद्र और आनंद नाम से कोई कुलपति बना रखे हैं, जिन्होंने ये वाली बात कही थी। लेकिन जब जाँच अंदर घुसी, तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का पूरा की पूरा कैंपस रडार के नज़रिए में आ गया कि यहाँ पर ये सब काम हो कैसे रहे थे। कोई भी जाँच एजेंसी या कोई सिक्योरिटी यहाँ पर पहुँच क्यों नहीं रही थी? अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है, वो जिस जिस ज समय स्थापित हुई वो 1997 का समय था। हरियाणा के अंदर स्थित ये है और ये अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के अधीन आती है, जिसके चेयरमैन हैं जवाद अहमद सिद्दीकी, जिन्हें अब गिरफ्तार किया जा चुका है। ये जो जवाद अहमद सिद्दीकी है, इसके ऊपर कई फाइनेंशियल फ्रॉड की चीज़ें अब निकल कर बाहर आ रही हैं। इसी में वाइस चेयरमैन, वाइस चांसलर, ये सब 2016 में जाकर इसके अंदर मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ। 19 में पहला एमबीबीएस बैच बना। 200 एमबीबीएस सीटें इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर हैं और ये धौज गाँव फरीदाबाद में है, जहाँ चारों तरफ मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्सिटी के 4 कॉलेज हैं। अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिसिन साइंस, ब्राउन हिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अल-फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अल-फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये जो मेडिकल साइंटिस्ट रिसर्च वाला जो फील्ड है ना, इसमें ये लगा हुआ था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट इसी बीच में हैक कर ली गई। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों के अंदर एक एग्रेशन था इस यूनिवर्सिटी को लेकर। कुछ हैकर्स निकल कर आए, जिन्होंने अपनी तरफ से इसको हैक करने की बात कही। खैर, जो भी है। इसके बाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स में बातचीत पूछना शुरू हुआ। 15 नवंबर की जानकारी निकल कर आई कि 2 और डॉक्टर्स को डिटेन किया दिल्ली पुलिस ने, इसी मॉडल के चलते। फिर एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पर पहुँचती है स्क्रूटनी करने 16 नवंबर को। जाँच शुरू होती है। ईडी ने अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन को मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेज़ में गिरफ्तार कर लिया। ये घटना होती है 19 नवंबर के दिन। ये हैं जवाद अहमद सिद्दीकी, जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर बताए जाते हैं। ये चेयरमैन भी हैं। मध्य प्रदेश के मूलतः रहने वाले हैं। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हैं। ये 2014 में हरियाणा के अंदर अल-फलाह यूनिवर्सिटी को शुरू किए थे। इसके साथ-साथ इनके और भी बहुत सारे काम हैं। अल-फलाह ग्रुप के जो चेयरमैन हैं जावेद अहमद सिद्दीकी, उनके घर पर जब बहुत सारी रेड हुई, 25 ठिकानों पर रेड हुई और जानकारी निकल कर आई कि इन्होंने पैसे की लॉन्ड्रिंग की है। गलत तरीके से टैक्स बचाने के लिए विदेशों से पैसा घुमाया है और इनके साथ-साथ इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को भी सील कर दिया गया। कई प्रकार की कैसी ऐसी जानकारी निकल कर आई कि कई इन्होंने नकली कंपनियाँ बना रखी हैं। इनके पास में कई ऐसे पते पर कंपनियाँ बनी जो वास्तविकता में एक्सेस ही नहीं करती थी, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। डायरेक्टर और सिग्नेटरीज एक ही व्यक्ति है, केवाईसी में गड़बड़ है, बैंकिंग चैनलों में बहुत कम वेतन का भुगतान हो रहा है। कई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन तारीखें, पता एक जैसा बताया गया है। कंपनी के मतलब कॉलेज से जो पैसा कमा रहे थे, उस पैसे को निकालने के इन्होंने कई फर्जी तरीके बनाए हुए थे। इनके ऊपर धोखाधड़ी, फर्जी मान्यता, शेल कंपनियों के खोलने का आरोप लगा। इसी के चलते ईडी ने इनको गिरफ्तार किया। इससे पहले भी वर्ष 2000 में इनके ऊपर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। यानी कि पुराने समय पर भी इनके ऊपर मामला दर्ज हो रखा है। 7 साल में बने हुए यूनिवर्सिटी ने 415 करोड़ रुपए कमाए। ये इनके द्वारा कमाए गए पैसे की पूरी फ़हरिस्त है। जो कमाया हुआ पैसा है, चूँकि वो ट्रस्ट के अधीन था, तो उस पैसे को निकालने के लिए इन्होंने नकली वेंडर्स का उपयोग किया। जनरली स्कूल और कॉलेजेस ट्रस्ट के नाम पर बनते हैं और ये माना जाता है कि ये नॉन फॉर प्रॉफिट होते हैं। इनकी कमाई संस्थान में ही लगनी होती है, लेकिन उस पैसे को निकालने के लिए नकली कंपनियों का लंबा-चौड़ा सिस्टम बनाया जाता है। आप बहुत सारे कॉलेज और स्कूल जो देखते हैं, उनको बनाने के लिए कौड़ियों के दाम पर स्कूल और कॉलेज की ज़मीन दी जाती है। ट्रस्ट के नाम पर वो ज़मीन दी जाती है, लेकिन यहीं से ही भ्रष्टाचार का सीन शुरू होता है। जो लाख-लाख रुपए की फीस लेने वाले स्कूल्स हैं, वो उस पूरी फीस को दिखाते ये हैं कि साहब ये फीस हमने स्कूल में ही खर्च कर दी। वास्तविकता में वो ट्रस्ट के नाम पर चल रही होती हैं और बहुत सारी शेल कंपनियों के थ्रू उन पेमेंट्स को लिया जा रहा होता है। स्कूल दिखाता है कि साहब हमने इतने रुपए की स्कूल में ड्रेस खरीदी, इतने की किताबें खरीदी, इतने रुपए में ये सारा काम किया, ताकि उस बिल को सेटल किया जा सके। ये बड़ा फर्जीवाड़ा है। इस पर अगर पता टैक्सेशन डिपार्टमेंट को सारा होता है, लेकिन वही है, सब एक उसके अंदर चल रहा है। इनके बारे में ये मामला निकल कर आ गया, तो आपको लग रहा होगा कि नया मामला है, लेकिन इस तरह की चीज़ें एक्ज़िस्ट करती हैं सोसाइटी में, ये बिल्कुल ओपन सीक्रेट है। सिद्दीकी के कॉर्पोरेट प्रोफाइल के बारे में पता चलता है, तो इन भाई साहब ने कई तरह की कंपनियाँ खोल रखी थी। कुल मिलाकर उन्हीं कंपनियों के नाम पर बिलिंग हो रही थी। विश्वविद्यालय के अंदर नियमों का उल्लंघन था। इससे क्या पता चलता है फर्जीवाड़े से? भाई फर्जीवाड़े से पता चलता है कि और भी हो सकता है इसके तरह के लोग भारत में बहुत हों जो इस तरह के ऑफेंडर हों। लेकिन ऑफेंस से एक बात स्थापित होती है कि जिसके दिमाग में एक बार अपराध आ गया, वो फिर किसी भी स्तर तक जा सकता है। जाँच एजेंसियों का फाइनेंशियल फ्रॉड से ज़्यादा रिलेशन इस समय आतंकी घटना से है कि तुम जब इस तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकते हो, करोड़ों रुपए बचाने के लिए नकली कंपनियाँ बना सकते हो, तो फिर तुमको पैसे का लालच अगर मिले, तो तुम तो आतंकियों को भी पनाह दोगे। तो वो एक दिशा दूसरी तरफ खुल जाती है और यही कारण है
कि इनके काफ़ी सारे ठिकानों पर रेड हुई और इनकी रेड के साथ-साथ ईडी ने इनके साथ में 13 दिन की रिमांड पर इन्हें ले लिया और पूछताछ की। इनका जो महू के अंदर घर है उसको अवैध रूप से घोषित भी कर दिया गया है। अब जब ये जाँच और बढ़ती गई तो आज सुबह की खबर के अनुसार 200 डॉक्टर फिलहाल अंडर लेंस हैं जिनके ऊपर जाँच की जा रही है। मतलब इस यूनिवर्सिटी में अभी थोड़े दिन पहले तो यूनिवर्सिटी में मेडिकल के बैचेज़ शुरू हुए हैं। अब उन डॉक्टर्स को भी अब धीरे-धीरे रडार पर लिया जा रहा है, पूछा जा रहा है। 6 हमारी एजेंसीज़ हैं जिन्होंने इसको कमांड सेंटर बना लिया है जिसमें दिल्ली पुलिस, एनआईए, एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस फरीद ये सब अपने-अपने स्तर की इस यूनिवर्सिटी में पूछताछ कर रही हैं, लोगों से जानकारी ले रही हैं। यहाँ पर 2 प्रमुख नाम जिसमें से मुजम्मिल का नाम और ये फ़हीमा जो फ़ातिमा क्या नाम है इसका शाहीन डॉक्टर शाहीन जो है, ये दोनों लोग बहुत दिनों से इस पूरी टीम को बिल्ड करने का अंडर कवर काम कर रहे थे। मुजम्मिल जो है वो लोगों को मदद करने के लिए पहुँचता था, उन्हें फिर अपने मॉडल में शामिल होने के लिए कहता था। इसी बीच में एक और नाम निकल कर आता है और वो ये कि यहाँ पर जो कार थी ना मुजम्मिल ने कार खरीदी थी, उमर को कार दिलाने वाला जो व्यक्ति था, उसको भी इसने तैयार किया था कि ये आत्मघाती हमले के लिए तैयार हो, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ और वो पीछे हट गया था। नबी और जो है ना एनआईए की जाँच में पता चला कि ये खुद जैसे और भी काफ़ी सारे लोगों को बनाना चाहता था आतंकी बनाना चाहता था आत्मघाती हमले के लिए। इसने 11 लोगों को वीडियो भेजे थे जिनमें से 7 कश्मीरी थे। बाकी 4 लोग उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक से बताए जा रहे हैं। 70 वीडियोज़ अभी तक ऐसे मिले हैं। कुल मिलाकर के इसका जो उद्देश्य था, ये बड़े स्तर पर काम करने का था। खुद ही नहीं, अपने जैसे बहुत से लोगों को खड़ा करने का था। इसके साथ-साथ इसके जो वीडियोज़ हैं, वो पूरी तरह से कई राज्यों के युवाओं तक पहुँचाए जा रहे थे। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने भी यहाँ पर फंड रेज़ करने का प्रयास किया था। दिल्ली ब्लास्ट से पहले ये अपने घर पुलवामा गया था और वहाँ पर जो मोबाइल बरामद हुआ, उसमें इसके इस तरह के वीडियोज़ की शिनाख्त भी हो पाई। अब चर्चा इस बात की जाँच एजेंसीज़ कर रही हैं कि इस तरह से धर्म के नाम पर जो ब्रेन वॉश्ड युवा हैं, जिन्हें ये समझाया जा रहा है कि आत्मघाती हमला अच्छी चीज़ है, ये सब लोग कुरान की आयतों की गलत इंटरप्रिटेशन से हो कर रहे हैं। इसके लिए सऊदी अरब का फ़ॉर्मूला अगर अपनाया जाए तो वो बेहतर होगा। सऊदी अरब ने ऐसा क्या किया था? सऊदी अरब ने जब बहुत ज़्यादा रेडिकलिज़्म बढ़ रहा था सऊदी अरब में, तो बहुत सारे ऐसे मौलवियों की फ़ौज तैयार की, जो राइट इंटरप्रिटेशन कुरान का दे सकते थे। अब देश को आवश्यकता ये है कि जो रिलीजियस टीचिंग्स हमारे देश में चल रही हैं, जो कुरान की आयतें सिखाई जा रही हैं, कुरान को जो इंटरप्रिटेट कराया जा रहा है मदरसों में, सरकार वहाँ पर अपनी तरफ से अपॉइंट करे लोगों को, जो सही इंटरप्रिटेशन दे, उनको प्रॉपर तरीके से मोटिवेशन दे, उन्हें सही प्रकार से सही राह दिखाए और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि आपको जो दिया गया है, आप वो इंटरप्रिटेशन देंगे। जो अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन लोग निकाल-निकाल कर दे रहे हैं, उससे इस तरह के ब्रेन वॉश्ड युवा तैयार हो रहे हैं। सरकार को जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी की बात हम उसके अंदर करते हैं, उससे ऊपर देश की सुरक्षा को रखना होगा और देश की सुरक्षा के लिए ये जो ब्रेन वॉश्ड आप विचार करके देखिए कि डॉक्टर जैसी पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति आत्मघाती हमले के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है, इससे अंदाज़ा लगाइए कि उसके दिमाग में जो भूसा भरा गया था, वो किस स्तर का होगा। उसको कितना ज़्यादा तरीके से मतलब परेशान रखा गया होगा या फिर ये समझाया गया होगा कि तुम जो सोच रहे हो, जो करने जा रहे हो, ये अल्टीमेट सत्य की प्राप्ति के लिए हो रहा है। तो ऐसे में ऐसे समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज से भी ऐसे मौलवियों को बाहर आना होगा, जो समाज में कुरान को सही तरीके से इंटरप्रिटेट करके समझाएँ। क्योंकि कोई भी आत्मघाती हमले की जहाँ तक बात है, तो कुरान में आत्मघाती हमले को कोई भी पुण्य का काम नहीं माना गया है। लेकिन इस तरह की जो ब्रेन वॉश्ड थ्योरी दी जाती हैं, जिससे इस तरह के लोग तैयार होते हैं, इसके खिलाफ समाज को खुद खड़ा होना पड़ेगा। अदरवाइज़ समाज के अंदर जाँच एजेंसीज़ के द्वारा बढ़ते इंटरफेरेंस से एक वैमनस्य का माहौल बढ़ेगा। बेहतर होगा कि समाज के साथ रहते हुए चीज़ें आगे बढ़ें। ये सुनिश्चित करें, वो समाज के लोग भी सुनिश्चित करें कि ऐसे युवाओं तक इस तरह की चीज़ें ना पहुँचें। ठीक है साहब? फिलहाल के लिए जाँच एजेंसीज़ अपने लेवल पर जाँच कर रही हैं। इसी बीच में पाकिस्तान से एक बयान आ जाता है। पाकिस्तान क्लेम कर देता है कि ये काम हमने कराया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की असेंबली में मतलब पीओके की असेंबली के अंदर ये बयान दे दिया कि ये काम तो हमने करवाया है। लाल किले से लेकर के कश्मीर के जंगलों में हमने इतने ब्लास्ट करवा दिए कि अब इनकी डेड बॉडी काउंट नहीं हो रही है। तो पाकिस्तान खुद के खुल के सामने आ गया है। तो ये इमरान खान की पार्टी से थे नेताजी और इन नेताजी ने इनका नाम है चौधरी अनावुर हक, पहले पीएम हुआ करते थे पीओके के। अब ये अपोजिशन में बैठे हैं। 2 दिन पहले ही सरकार इनकी गिरी है और अपोजिशन में ये इस तरह का बयान दे दिए हैं। यानी कि ये भी खुलकर सामने आ गया कि पाकिस्तान इस घटना के अंदर इन्वॉल्व था। अब देखने वाली बात ये है कि भारत इस तरह के बयान को किस तरह से लेता है, क्योंकि भारत के जो तार जुड़ते जा रहे हैं, वो कश्मीर से ही उठ करके भारत के आंतरिक क्षेत्रों में कनेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। हम पाकिस्तान पर एक्शन लेने तो जाएँगे, लेकिन उससे पहले हमारे ही देश में अगर ब्रेन वॉश युवा घूम रहा है, तो उसे भी रोकने की और पकड़ने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। पाकिस्तान को ये सब कराने के लिए हमारे ही लोग मिल गए
और हमारे ही लोगों को उकसा करके उसने ये सब कर दिया, कश्मीरियों के खिलाफ भारतीयों में नफ़रत भरने का काम हो, कश्मीर के टूरिस्ट क्षेत्र में लोगों को ना भेजने की प्रेरणा देना हो, ये सब काम वो बाहर बैठे-बैठे लोगों को भड़का के करने में अगर कामयाब हुआ है, तो पहले हमें इंटरनल शुद्धि करनी होगी, पहले हमें आंतरिक रूप से इस चीज़ों को निपटना होगा और निश्चित ही जाँच एजेंसीज़ इस काम को बखूबी करेंगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बाकी हमारी पुस्तकें उपलब्ध हैं बाज़ार में फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज़ अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।